दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, बी ऑप्शन है मूल्यांकन, सी ऑप्शन है शिक्षण अनुभव और डी ऑप्शन है अधिगम अनुभव। देखिए दोस्तों, ये तीनों ए बी और डी, ये तीनों तो किसी न किसी प्रकार से विद्यार्थी से संबंधित है, लेकिन शिक्षण अनुभव है वो एक टीचर करता है। इस प्रकार इसका आंसर है वो सी हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर है वो सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, अधिगम के निर्देशन की, अनुदेशन देने की, अधिगम का सरलीकरण करने की। तो दोस्तों इसका आंसर है वो क्या होगा, शिक्षण एक प्रक्रिया है तो अधिगम लर्निंग सीखने को सरल करने की प्रक्रिया है, वही क्या है, शिक्षण है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, में मापन की भूमिका सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन एवं संपूर्ण अवलोकन में देती है। रिक्त स्थान में क्या आएगा वो देखना है। ए दिया हुआ है निर्माणात्मक मूल्यांकन, बी योगात्मक मूल्यांकन, सी निदानात्मक मूल्यांकन और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें आएगा योगात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या आएगा दोस्तों, योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन एक संपूर्ण अवलोकन में देती है। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल किया गया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन इसमें शिक्षा का अधिकार है वो हमारे संविधान में कौन से मूल अधिकार में सम्मिलित है। तो आपको पता है इसका आंसर तो स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें शिक्षा के अधिकार को भी सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई 2009 कब से लागू हुआ। ये 2009 है वो हमारे देश में कब से लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 से है। आरटीई 2009 हमारे देश में लागू हुआ था 2010 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिवर्धी में दिखाई देने वाला लक्षण है, अभिवर्धी में दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा है वो बताना है हमें दोस्तों। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है, अभिवृद्धि के लिए सही बात है। शरीर के आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है, बिल्कुल। शरीर के किसी अंग में वृद्धि होती है। तो वैसे भी हम देखें तो ये तीनों ही मिलते जुलते हैं। इस प्रकार इसका आंसर है वो डी उपयुक्त सभी है, वो अभिवृद्धि में दिखाई देने वाली क्या है भाई, इसमें लक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखो, किस विद्वान ने कहा था कि विकास अकस्मात नहीं होता बल्कि परिवर्तनों की श्रृंखला का परिणाम है। होलिंगबर्थ, स्टैनली हॉल, क्रो एंड क्रो और पेस्टोलॉजी। इनमें से ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने कहा था कि विकास है वो अकस्मात नहीं होता अर्थात धीरे धीरे होता है। तो दोस्तों ये कहा था होलिंग बर्थ ने, जबकि स्टैनली हॉल है इन्होंने कहा था कि वो जो विकास है वो अकस्मात होता है, और होलिंगबर्थ ने कहा था कि ये धीरे धीरे होता है। होलिंगबर्थ के शिष्य थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि प्रौढ़ावस्था के लक्षण है वो किशोरावस्था में, और किशोरावस्था के लक्षण है वो उत्तर वाले अवस्था में ही दिखाई देने लग जाते हैं। इस प्रकार है वो होलिंगवर्थ ने कहा था कि विकास है वो अकस्मात नहीं होता बल्कि धीरे धीरे परिवर्तनों की श्रृंखला का क्या होता है, परिणाम होता है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। इसमें बहुत से लोग हैं वो कंफ्यूज होते हैं। हड्डियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है शेषवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। दोस्तों इसमें किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था इनमें कोई कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन जिसमें कंफ्यूज होता है वो होता है शेषवावस्था और बाल्यावस्था। दोस्तों जन्म के समय में बच्चे में है वो 270 हड्डियाँ होती है,
और बाल्यावस्था आते आते इन हड्डियों की संख्या लगभग 350 हो जाती है। 350 हो जाती है, लेकिन फिर ये प्रौढ़ावस्था आते आते अंत में कितनी रह जाती है? 206। मतलब सर्वाधिक हड्डियों की संख्या है वो बाल्यावस्था में होती है, और न्यूनतम है वो प्रौढ़ावस्था में पाई जाती है। न्यूनतम 206 और सर्वाधिक 350, जो कि बाल्यावस्था में हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विकास की विशेषता है। निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक है, गुणात्मक है और संज्ञात्मक है। दोस्तों इनमें से 3 तो हमें दिए गए हैं अभिवृद्धि से संबंधित, और एक गुणात्मक है, वो दिया गया है विकास से संबंधित। निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक और संख्यात्मक, इन तीनों में ही क्या होता है? अभिवृद्धि होती है दोस्तों। ये अभिवृद्धि से संबंधित है, जबकि गुणात्मक है वो विकास की विशेषता है या फिर विकास से संबंधित है। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, वो है, निम्न में से कौन सा शेषवावस्था, दोस्तों इसके लिए सॉरी कि टाइप है वो गलत हो गया, के लिए असत्य, शेषवावस्था के लिए असत्य क्या है? शेषवावस्था भावी जीवन की आधारशिला होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। शेषवावस्था निर्माण कार्य की अवस्था है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बाल्यावस्था के लिए हमेशा बोलते हैं, ये बाल्यावस्था के लिए हमेशा बोलते हैं कि शेषवावस्था निर्माण की अवस्था नहीं, बाल्यावस्था है वो निर्माण की अवस्था है। अगला ऑप्शन दिया है, शेषवावस्था विकास की अवस्था है और शेषवावस्था सीखने का उत्तम काल है। ये इसमें दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा शेषवावस्था निर्माण कार्य की अवस्था है। दोस्तों इस प्रकार मैंने आज के आपको 10% पूर्ण करवा दिए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न है वो आपके भावी जीवन में उपयोगी होंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली कल सुबह जो मैं 10% डालूंगा 6 बजे, वो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसका अपने जीवन में उपयोग कर सकें।